हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स। वी आर टू हेल्प यू। तो आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में रहेगा और सेकंड पार्ट का वीडियो बाद में अपलोड होगा, जिसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। अगले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले दो चीज़ें हैं, पहले क्लियर कर लेना है डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब जब डाइजेशन होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब डाइजेशन क्या होता है ये चीज़ पहले समझ लें। तो डाइजेशन वो चीज़ होता है जब हम फूड इनटेक करते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाए अपने शरीर के अंदर, और वो फिर न्यूट्रिएंट्स का काम करे, और फिर वही न्यूट्रिएंट्स जब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाए कार्बोहाइड्रेट्स मोनोहाइड्रेट्स में, तो वो जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो और फिर डिफरेंट यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में प्रोवाइड हो, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन का होता है। तो यहाँ एसिमुलेशन का रोल भी आता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो दो चीज़ें हैं जो पहले क्लियर हो गई। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो फिर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया क्या गया, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। पहला, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिक समझते हो ना, जो कि मुख्य तौर पर ज़रूरी चीज़ है किसी इंसान को, किसी लिविंग बीइंग के लिए फूड। और द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये मेजर हैं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो दिया गया है, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो मतलब विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो थोड़े क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, ये होते हैं मेजर फूड कंपोनेंट्स, जो हमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं हमारी दिनचर्या के लिए और हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए, मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फिर आगे चलते हैं। तो हमें फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, तो फूड करता क्या है, फूड का काम क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। और यही फूड से कुछ टाइप के फूड ऐसे मिलते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो हमारी ग्रोथ में, और जो टिश्यू डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए उसको रिपेयर में भी ये काम करते हैं। तो द पावर वी टेक इन प्लेज एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जब वाटर हम लेते हैं, तो वाटर क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स में तो नहीं आता, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच के, एज अ पीएच का। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी जब हो जाता है तो इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन की कमी को वाटर ही पूरे करता है अपनी बॉडी में। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में एसिमुलेट या डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते। तो जो अब यही फूड जब सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेंगे, डिफरेंट एंजाइम एमिलेज और जिस डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लग के, तो इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो फिर आगे हम जब पढ़ते हैं, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस बात आ गई ना, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर यही है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आ गया ना डाइजेशन की डेफिनेशन, अब आप लोग को क्लियर हो गई। तो और इट इज़ कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। दो मेथड इसमें यूज़ होते हैं अपने डाइजेशन में, एक मैकेनिकल और एक बायोमैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जहाँ फूड हम लोग खाए वो एक जगह से दूसरी जगह गया, वहाँ से तीसरी जगह गया, वहाँ से हो निकल गया बाहर, तो ये मैकेनिकल हो गया। उसके बाद बायोकेमिकल मेथड जो है, जब कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स अपने बॉडी से जो सिक्रीट हुए, उस फूड को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े, उनको अपने यूटिलाइज के योग्य बनाया, तो उसको बायोकेमिकल मेथड बोलते हैं। तो द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। फिगर आगे मिलेगा उसमें। तो जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग देखेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसको, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं अपना। एलिमेंट्री कैनाल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो यहाँ दिया गया है। थोड़ा इसको पिक्चर हम लोग वो कर लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहला चीज़ जो हमें मिलता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, उसके पहले माउथ होता है। माउथ मतलब ओरल कैविटी, जहाँ से हम फूड को या कोई मेटाबॉलिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी चीज़ को जो हम इंटेक करते हैं तो सबसे पहले फूड होता है, माउथ होता है। तो माउथ के अंदर से लिए जहाँ हमें वो टीथ का भी रोल अभी देखना है, टंग का रोल देखना है। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये कुछ पदार्थ छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ते हैं जिससे कुछ फूड अपने मुंह में ही टूट जाते हैं कुछ फॉर्म में। उसके बाद एक पैराटिड ग्लैंड मिलता है, फेरिंग्स। और यहाँ जो फेरिंग्स जो होता है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? अक्सर बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है क्वेश्चन की, जब हम खाना खाते हैं तो सांस की नली और जब खाने की नली दोनों एक जगह ही है, तो कैसे सांस की नली में नहीं जाता है और खाने की नली में जाता है खाना हमारा। तो एक केस भी हमारे स्कूल में हुआ था, जब एक बच्चे की सांस की नली में चना का टुकड़ा चला गया था। तो एक केस था जिसकी वजह से हो गया। तो लेकिन आम केस में क्या होता है कि जब जैसे फूड हम लोग इंटेक करते हैं तो जैसे फेरिंग्स के पास से गुजरता है, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो एपिग्लॉटिस डाउन होके विंड पाइप को, जो सांस नली रहती है जिसको सांस नली बोलते हैं, उसको बंद कर देता है और फूड ग्लूटेन फॉर्म में हमारे ओसोफेगस के थ्रू चला जाता है। और एक चीज़ और डालना, ओसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस एक मोमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस। हाँ, या यहाँ जो ग्रेविटी का रोल नहीं होता है, जब फूड हम लोग खाते हैं तो ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है। मतलब जैसे ये है तो लेयर्स हैं, तो ये अभी पतली हुई तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये मोटी हो गई, ये पतली, ऐसे ऐसे जिग जैग में दोनों तरफ से ऐसे 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 होता रहता है। तो इस तरह फूड नीचे जाता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है स्टोमक में। फिर स्टोमक में स्टोर होने के बाद वहाँ कुछ बाइल जूस का सिक्रीशन होता है जो कुछ और फॉर्म में तोड़ता है। उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर, यहाँ से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि कुछ यहाँ स्टोर रहते हैं, कुछ आके स्टोमक में इनको देते हैं। उसके बाद पहुँचता है ड्यूडेनम, और यहाँ से पेनक्रियास। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड होता है जहाँ से इंसुलिन का फॉर्म होता है जो बेसिकली शुगर के लिए होता है। तो फिर ड्यूडेनम होता है, जेजेनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दो टाइप का होता है। तो जैसे एक पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लेते हैं, तो जो सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है स्टोमक के बाद होता है ड्यूडेनम। उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है जेजेनम। उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है इलियम होता है। और उसके बाद जहाँ से फिर से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो एक असेंडिंग कोलन होता है, एक डिसेंडिंग कोलन होता है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ये एक ऑर्गन है जिसका अब हमारे काम नहीं है, पहले के लोगों में काम होता था। विस्टिग्रल ऑर्गन इनको बोलते हैं। और उसके बाद जो फूड इनटेक हो गया, जो सारी चीज़ें छन गई, जितना एसिमिलेट होना था एसिमिलेट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन का ही काम होता है। उसके बाद फिर एनस से वो चीज़ें बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह हम लोग देख लिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? द एलिमेंट्री कैनाल बिगेन विद एन एंटीरियर ओपनिंग, जैसा कि भी बताया, माउथ, एंड इट ओपन्स आउट posteriorly थ्रू द एनस, और ये एनस तक जाता है। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी इज द नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। तो ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? नंबर ऑफ टीथ, जो कि 32 नंबर्स होते हैं। उसके बाद मस्कुलर टंग, जो जीभ होती है वो मस्कुलर होती है। उसके बाद ईच टूथ इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन में सॉकेट होते हैं, मतलब अटैच होते हैं। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडेंट।
उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस being formed two sets of teeth during their lives, a set of temporary milk or deciduous teeth or replaced by a set of permanent or adult. This type of teeth is called डाइफाइवेडेंट. मतलब डाइफाइवेडेंट क्या इनको बोलते हैं जिनके दो सेट में टीथ होते हैं. एक तो पहले हम लोग ने सुना होगा दूध का दांत या कच्चा दांत, जो एक बार गिर गिर जाता है उसके बाद दूसरा रिप्लेस होता है जो परमानेंट होता है. हाँ, तो उसके बाद फिर ये हम लोग देख चुके हैं. तो फिर ये टूथ फार्मूला दिया गया है. इसको 2 into 2 1 2 3/2 1 2 3 ये एक लेफ्ट साइड का दिया गया है और इसी तरह राइट साइड का होता है. तो दो एक तीन, 3 2 5 3 8, तो 8 नीचे 8 ऊपर, तो 8 8 16 हो गए और 16 लेफ्ट 16 राइट, तो टोटल हो गए 32. समझ रहे हैं ना. उसके बाद जो इसमें अरेंजमेंट होता है 2 1 2 3 का, तो ICPMM के फॉर्म में होता है. तो कैसे याद करेंगे, तो इंसीजर तो मिडिल में होता है और उसके बाद सी कैनाइन, जो एक एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे एक अपर, तो 4 ये होते हैं. उसके बाद प्रीमोलर्स, ये 2 ऊपर 2 नीचे 2 लेफ्ट 2 राइट, मतलब ये 4 4 8, 2 इधर 2 उधर, तो 2 2 4, और फिर 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 4 4 8 ये हो गए. उसके बाद मोलर्स हो गए, तो 3 मोलर्स होते हैं. तो 3 मोलर इधर, तो 3 मोलर उधर, 3 3 6, फिर नीचे 3 मोलर, तो 3 3 6 3 3 6 6 6 12 मोलर्स हो गए. तो इस तरह हम लोग इसको देख लेते हैं. उसके बाद द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड ऑफ इनेमल. तो जो चीज़ें इनेमल होता है जो हार्ड होता है, मेड द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मास्टिफिकेशन ऑफ फूड. ये क्वेश्चन भी पूछा है, मास्टिफिकेशन ऑफ फूड के लिए क्या हेल्प करता है, तो ये चीज़ याद रखना है कि इनेमल हेल्प करता है. उसके बाद टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी ऑफ द फ्रेनलम. उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो याद करना है. द अपर सरफेस ऑफ द टंग एज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेप्ले, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो मिलता है द ओरल कैविटी लेट्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सीवियर्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. द एसोफेगस एंड the trachea windpipe open the pharynx, the cartilaginous flaps epiglottis prevents the entry of food into glottis, opening the windpipe during swallowing. The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to a J-shaped bag. तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं. इसको आप लोग NCERT से देख लेंगे. और जो अभी पूरा सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ टीथ बताया है, यहाँ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पहले 3 मोलर इधर दिखे, फिर 2 प्रीमोलर दिखे, एक कैनाइन दिखा, 2 इंसीजर दिखा. तो इसी तरह फिर इधर इसी तरह दिखा गया 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, फिर इसी तरह ऊपर देखा गया. ठीक, पूरा ये चीज़ आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे. तो और एक कुछ रीजन्स होते हैं जो ह्यूमन एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टोमक का ये रीजन दिया गया है. तो एसोफेगस जहाँ से फूड की एंट्री होती है, फिर सबसे अपर पार्ट में 4 पार्ट में इसको बांटा गया है. जैसे तो द फंडस रीजन, कार्डियक रीजन, बॉडी और फ्लोरिक रीजन. तो यहाँ फंडस जो सबसे अपर पार्ट होता है और कार्डियक रीजन उधर से होता है जहाँ से एसोफेगस फूड को इनटेक करता है. और मेन बॉडी जो होता है जहाँ पे फूड स्टोर रहता है जब तक वो फिल ना हो जाए और कुछ बाइल जूस से उसका सिक्रेशन आता है. उसके बाद फाइलोरिक रीजन से उसके बाद फूड सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम की तरफ ट्रांसफ़र होता है. और एक वर्ड है विलाई. तो विलाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारे फूड कंपोनेंट्स
एब्जॉर्ब हो गए तो उसको अब ब्लड में एसिमुलेट होना है। तो ब्लड में कैसे एसिमुलेट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें इसमें भी छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोविलाई भी उनको बोलते हैं। यही सब न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे, इनको ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये ब्लड में एसिमुलेट कर देते हैं और फिर ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह पूरे बॉडी में ये जितने काम की चीज़ें हैं वो फैल जाती हैं। उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, और ये गट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स सेक्शन का। ये लोग आप देख सकते हैं, बेसिकली ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फॉर द नीट प्रिपरेशन हायर एजुकेशन के लिए आप लोग को इसको देख लेना चाहिए, अलग से पढ़ लेंगे। उसके बाद द सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा शोइंग विलाई, तो यहाँ आप लोग विलाई, कैपिलरीज और आर्टरी और क्रिप्ट्स को देख सकते हैं। ये आर्टरीज और वेंस भी रहते हैं। तो जैसे कि आर्टरीज और वेंस पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आर्टरीज जो होते हैं, जैसे इसमें रेड दिख रहा है और वेंस ब्लू कलर में दिख रहा है, तो यहाँ आर्टरीज ब्लड लेके आया, उसके बाद वेंस के साथ रिटर्न गया, ठीक। और उसके बाद फिर जाके एसिमुलेट होके पूरे बॉडी में ये ट्रांसफ़र कर गए। तो ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह ये पूरे में ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद हमें बात करना चाहिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलेवरी ग्लैंड्स एंड द लीवर एंड द पेनक्रियास। तो तीन जो मेनली ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सलेवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर एंड पैनक्रियाज। तो सलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सलाइवा, हाँ, लीवर में बाइल जूस एंड पैनक्रियाज में इंसुलिन, ठीक। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, द पैराटिड्स चिक्स गाल्स से निकलता है, द सब मैक्सिलरी एंड सब mandibular lower jaw and the sublinguals below the tongue. These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. Liver is the largest gland, और लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अप टू 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। तो ये इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है और ये बेसिकली बाइल जूस के लिए जाना जाता है। और एक लीवर ट्रांसप्लांट, जिसके लीवर ख़राब हो जाता है हेपेटाइटिस की वजह से, तो उनको लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। तो एक लीवर ट्रांसप्लांट का एक ये खासियत रहती है कि लीवर का छोटा सा टुकड़ा भी अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है और ये बाद में बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसके बारे में। तो इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी, इसका सिचुएशन हो गया जस्ट बिलो द डायफ्राम के जस्ट नीचे। हैज़ 2 लोब्स इसमें भी होते हैं। द हेप्टिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। और जो लीवर की बात हम जब करेंगे, जब हेपेटिक नाम आए तो हेप्टिक मतलब समझ लेना हम लोग बात कर रहे हैं लीवर की। तो हेपेटोलॉजी जब हम बात करते हैं लीवर की, तो हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड के फॉर्म में ये हेपेटिक सेल्स जो होती हैं अरेंज रहती हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विद अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सेट कॉल्ड द ग्लिप्सन कैप्सूल। ग्लिप्सन कैप्सूल्स के ये थिन कनेक्टिव टिश्यू से सेटेड होती हैं, मतलब कवर होती हैं। द बाइल सिक्रेटेड बाय द बाइल secreted by the hepatic cells pass through the hepatic ducts stored and concentrated in thin muscular sac called the gallbladder। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, जहाँ ये बाइल जूस जो सिक्रेशन हुआ रहता है वो बाइल जूस जाके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि बाद में फिर जब काम रहता है तो फिर वो वहाँ से यूज़ होता है।
The hepatic ducts from the liver form the common bile ducts. The bile ducts and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct. तो इसको हेपेटोपैनक्रियास डक्ट्स, जहाँ क्योंकि जहाँ पैनक्रियास और हेपेटिक मतलब लीवर का जो गॉल ब्लैडर का वो है, दोनों ओपनिंग एक जगह होता है, विच इज गार्डेड एट स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। समझ रहे हैं, यहाँ दोनों ओपन होते हैं। तब द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, और इसका पैनक्रियाज का एक रोल और है, ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एक्सो elongated organ situated between limbs of the C-shaped duodenum. The exocrine portion secretes alkaline pancreatic juice containing enzymes, and the endocrine portion secretes hormone insulin and glucogen. समझ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ एक कॉमन डक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ये देख लेना चाहिए। तो जैसे ये ड्यूडेनम दिया गया है और ये पैनक्रियास दिया गया, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट्स है और इधर गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर का भी डक्ट दिया, तो दोनों एक जगह आके ओपन हो रहे हैं ड्यूडेनम में एक साथ में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। और इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, और सेकंड पार्ट के लिए अपडेट रहें, यू विल गेट सून। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।